हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कवर किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसको मैंने एनसीईआरटी के अंदर से पूरा कवर करा रखा है। 3 लेक्चर्स आया है, उसमें छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो आपका वहाँ से अपना नीट का तैयारी बूस्टअप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर जो है इसका इम्पोर्टेंस नीट के अंदर काफ़ी है, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्लांट ब्रीडिंग से सिंगल सेल प्रोटीन है और टिश्यू कल्चर है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड टॉपिक है हमारा इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग, जो कि इसके बाद आएगा। फिर प्लांट ब्रीडिंग के ही आगे है सिंगल सेल प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर भी इसके बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा मेजरली 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पोर्शन इस चैप्टर का, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। विथ एवर इंटरेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन को ये इंक्रीजिंग होने के कारण, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी। फूड का प्रोडक्शन को इन्हांसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी ये हो गया था, नेसेसरी हो गया था। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव ए मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को हम लोगों का जो वर्ल्ड के अंदर बढ़ाने के लिए ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और एनिमल हस्बेंड्री या फिर प्लांट ब्रीडिंग जो है ये काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production। ये सारा जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ये है और टिश्यू कल्चर, ये भी हेल्पफुल था ये फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का। तो यहाँ पे आगे देखिए, फिर हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक था हमारा वो क्या था, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। इसके अंदर क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड लाइव स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है, एज सच इट इज़ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स का ये क्या होता है, वाइटल स्किल। और ये क्या होता है, एज मच साइंस एज इट आर्ट्स। ये क्या है, साइंस या आर्ट के जैसा साइंस है ये, एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विथ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बुफेलोज, काउ, पिग्स, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट, इटीसी। ये सब का हम लोग अगर क्या करेंगे, लाइव स्टॉक्स जो होता है इसका केयर करेंगे, तो इसके अंदर किसके अंदर आ जाएगा, ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। etc आर यूज़फुल टू ह्यूमन्स। और ये सब को ये करना, हम लोग को केयर करना, डील्स करना इसके साथ और इस चीज़ का पालन करना, इससे क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट्स मिलेगा एज ए फूड। फिर यहाँ पे देखिए, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बाद में क्या किया गया, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को भी ऐड किया गया एक्सटेंड करके। फिशरीज क्या किसको कहते हैं, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग etc। किस चीज़ का रियरिंग, कैचिंग और सेलिंग करेंगे, फिशेस, मोलस्का, सेल फिश एंड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर कौन कौन आता है, प्रॉन और क्रैब। ये सब का स्टडी हम लोग किसके अंदर करेंगे, फिशरीज के अंदर। Since time of immemorial, animals like bee, silkworm, prawn, crab, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, and camels have been used by humans for product like milk, eggs, meat, wool, silk, honey। मतलब पुराने ज़माने से ही ये सब जो एनिमल्स है ये सब का हम लोग यूज करते हैं अपने किसी न किसी पर्पज़ से। जैसे मिल्क के पर्पज़ से हम लोग कर लिए काऊ को, उसके बाद मीट के पर्पज़ से कर लिए ये बीफ वगैरह जो होता है यहाँ पे, उसके बाद ये गॉट वगैरह है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को कर लेते हैं, शीप वगैरह करते हैं। सिल्क, हनी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा हनी बीज होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं। ये सारा कुछ शुरुआत के टाइम से ही चलते आ रहा है।
इट इज, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये वाला इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन भी बन चुका है। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। चाइना के अंदर क्या है, चाइना और इंडिया को मिला के पूरा दुनिया का जो लाइव स्टॉक है वो 70% से भी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब एक ये है कि हाउएवर इट इज़, इतना 70% से ज़्यादा लाइव स्टॉक सिर्फ इंडिया और किसमें, चाइना में। लेकिन यहाँ पे एक बात है, हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ ओनली 25%। लेकिन ये पूरा दुनिया का कितना परसेंट ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ओनली 25%। दैट इज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो। इसलिए जो प्रोडक्शन है पर यूनिट बहुत ही लो है। इंडिया और चाइना मिला के 70% से ज़्यादा क्या है, लाइव स्टॉक्स हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25%, जो कि बहुत ही कम है प्रोडक्टिविटी। Hence, in addition to conventional practice of animal breeding and care, newer technologies also have been applied to achieve improvement in quality and productivity। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे ताकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके जो 70% पूरा दुनिया का सिर्फ इंडिया और चाइना के अंदर जो लाइव स्टॉक है, इसका हम लोग प्रोडक्ट को भी बढ़ा सकें, इसका प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकें। इसके लिए कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग इवॉल्व करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। फार्म और फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, उसके बाद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट आता है, ये सारा कुछ आता है। तो ए प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैज़ बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव द मच नीडेड टू बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कि हम लोग का जो ये प्रोडक्शन है इसको बूस्ट किया जा सकते हैं, बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीड्योर एम्प्लॉयड इन वेरियस एनिमल्स फार्म सिस्टम। कुछ हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट प्रोसीड्योर, जिसके अंदर क्या होगा, वेरियस एनिमल्स का फार्म सिस्टम को हम लोग इंक्रीज कर सकें और उससे हम लोग ज़्यादा आउटपुट ले सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जैसे मिल्क का या मीट का या फिर हनी का। ये सारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फार्म मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। डेयरी फार्म के अंदर क्या इससे लेना है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और ये जो प्रोडक्ट लेंगे किसके लिए, ह्यूमन कंज्यूम करेगा उस चीज़ को। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन फाइंड इन अ डेयरी। आप ये कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि डेयरी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे मतलब काउज हो सकते हैं, बफोलोज हो सकते हैं, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विथ मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्म। इसका मतलब है कि क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेयरी फार्म से हम लोग या मिल्क से बना सकते हैं। तो इसका जैसे हम लोग क्या हो सकता है, पनीर हो सकता है या फिर कर्ड हो सकता है, ये सारा कुछ क्या है, डेयरी फार्म का प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विथ प्रोसेसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज yield एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मिल्क। ये हम लोग दो चीज़ देखते हैं किसी भी जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम लोग किस चीज़ का डील कर रहे हैं, इंक्रीज इन यील्ड जो प्रोडक्शन है उस चीज़ को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी जैसे मिल्क का ही है तो उस चीज़ को हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसका क्वालिटी जो है उस मिल्क के अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मिल्क। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। मिल्क का यील्ड या प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, ब्रीड के ऊपर। जो ये है मिल्क, वो ब्रीड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। वो ब्रीड कहाँ पे, जो फार्म के अंदर कौन सा ब्रीड है उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मिल्क का यील्ड होगा, कितना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्ड पोटेंशियल।
हम लोग किसी गुड ब्रीड को कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो इसका क्या क्या उसके अंदर देखना है कि हाई यील्ड पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए किसके लिए, यील्ड के लिए, और ये अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, उस एरिया में वो किसी भी क्लाइमेट में थोड़ा सा वो क्या हो, रेसिस्टेंस हो, जी सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएसन आया उसमें क्या हो गया, डिजीज हो गया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे है कंबाइंड विथ रेसिस्टेंट टू डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए उस ब्रीड के अंदर, और उसमें डिजीज रेसिस्टेंट भी होना चाहिए, किसी भी डिजीज से रेसिस्ट करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है स्टेप्स हैं। फॉर द यील्ड potential to be realized that cattle have to be well worked after they have been housed well, ये चीज़ मतलब वेल वर्कड होना, लुक्ड होना चाहिए, वेल लुक्ड आफ्टर दे वुड बी हाउस्ड वेल। उसके बाद शुड हैव एडिक्वेट वाटर, उसको हम लोग एडिक्वेट मतलब जितना ज़रूरत है उतना वाटर देना है उस चीज़ को, ये अपना जो है। उसके बाद फिर यहाँ क्या करना है, मेंटेनेंस डिजीज फ्री कंडीशन, जहाँ पे रख रहे हैं हाउस्ड वेल मतलब कि हाइजीन होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं ये ब्रीड को, डेयरी फार्म के ब्रीड को, जैसे काव है या बफेलोज है, तो इसको क्या करना है, वहाँ का उसका पूरा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर टाइम पे उसको हम लोग वाटर को देना चाहिए, मेंटेन डिजीज फ्री कंडीशन, वहाँ पे कोई डिजीज हम लोग को देखते रहना चाहिए कि वहाँ पे कोई डिजीज ना हो जाए, ये सारा कुछ हम लोग को ध्यान पे रखना होता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर। फिर यहाँ पे दिया है द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर, और जो कैटल्स यहाँ पे है उसको हम लोग खाना पीना खिलाएंगे, जो फूड देंगे ये साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर, और जो फोडर है चारा है उसका क्वांटिटी और क्वालिटी को भी हम लोग एम्फेसाइज करना है। बिसाइड स्टिग्नेंट क्लीननेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ द केटल एंड द हैंडलर्स, जो केटल्स हैं मतलब गाय भैंस जो भी वहाँ पे है डेयरी फार्म के एनिमल्स वो, और जो उसको हैंडल करते हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, कोई भी डिजीज फ्री होना चाहिए। आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस वाइल मिल्किंग, कि जिस टाइम हम लोग दूध को ये कर रहे हैं, या स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, वो सब क्या होना चाहिए, पूरा हाइजेनिक होना चाहिए। नाउ डे ऑफ कोर्स मच ऑफ दिस प्रोसेस हैव बिन मैकेनाइज्ड, ये चीज़ आजकल बहुत सारा चीज़ मशीनाइज्ड हो गया, मशीन से ये करते हैं, विच रिड्यूस चांसेस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द प्रोड्यूस विथ हैंडलर्स, इससे क्या हो गया कि चांसेस मतलब हैंडलर्स उस चीज़ को कम मैनेज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, मशीनाइज्ड हो गया तो मशीन से ज़्यादा वर्क हो रहा है, जैसे हम लोग कर्ड वगैरह जो भी इसमें बनाते हैं तो मशीन का यूज कर सकते हैं आजकल। फिर यहाँ पे दिया है इंश्योरिंग दीज स्टिग्नेंट मेजर ऑफ वुड ऑफ कोर्स रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन, और ये सब करने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब देखभाल करते रहना होगा, विथ प्रॉपर रिकॉर्ड, और ये सब का रिकॉर्ड भी रखना होगा कि कौन सा काव या बुफेलो या कौन सा केटल है जो कि लास्ट टाइम बीमार हुआ था या नहीं हुआ था, या कितना मिल्क उसमें प्रोडक्शन दे रही है अभी, ये सब सारा कुछ प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। It would also help to identify and rectify the problem as early, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। रेगुलर विजिट बाय वेटनरी डॉक्टर्स वुड बी मैंडेटरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या करना है, जो वेटनरी डॉक्टर्स होता है उसको विजिट करवाना है हमेशा रेगुलर, ताकि मतलब वहाँ से चेकअप हो सके कि कोई भी यहाँ पे जो फार्म एनिमल्स है कैटल्स है उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं डेवलप हो गया। इस चीज़ को देखभाल करने के लिए वहाँ पे क्या करना चाहिए, विजिट करवाना चाहिए वेटनरी डॉक्टर्स को रेगुलरली। उसके बाद यहाँ पे दिया है You would probably find it interesting if you were to prepare a questionnaire on diverse aspects of dairy keeping and then follow it up with dairy farm in your locality and seek answer of them। कुछ आपको क्वेश्चन होगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अगेंस्ट, तो वो आप जा सकते हैं अपने एरिया में जहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, डेयरी फार्म है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ सेकेंड टॉपिक जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, हम लोग पढ़ लिए डेयरी फार्म मतलब जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करवाते थे और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, पोल्ट्री क्या है, क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल मतलब बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड फॉर और देयर
एक्स। और हम लोग ये पोल्ट्री का यूज क्यों करते हैं, उसका फूड के लिए, और देयर फॉर हम लोग फूड के लिए करते हैं, और फॉर देयर एग्स के लिए, उसके अंडे के लिए। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन। इसके अंदर ये जो हम लोग का ये होता है, इसके अंदर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे, टिपिकली चिकन, डक्स, समटाइम्स टर्की एंड गीज। ये सारा इसके अंदर टिपिकली इंक्लूड होता है, चिकन के अंदर इंक्लूड चिकन एंड ये सब। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द मीट और ओनली दीज बर्ड्स। ऐसा नहीं है, हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट किसी पोल्ट्री यूज कर देते हैं मीट, ये जो बर्ड्स होता है, या फिर ये चीज़ के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, मीट का यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं, नो मोर जनरल सेंस, इट मे रेफर टू मीट एंड अदर बर्ड्स टू। और दूसरे बर्ड्स को भी इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ओपनली यूज कर देते हैं कि मीट जो है ये अपना पोल्ट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, proper and safe farm condition, proper feed and water and hygiene and health care are important component of poultry farm management। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के जैसा ही यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री, मतलब डिजीज नहीं हो ब्रीड्स के अंदर, या फिर उसका जो प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी पोल्ट्री फार्म के अंदर टाइम पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, फीडिंग करवाना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, वहाँ पे हाइजीन रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर हेल्थ केयर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई बीमारी इसमें तो नहीं फैला है। तो वही फिर से यहाँ पे भी डॉक्टर्स के ये सलाह से यहाँ पे देख रेख करवाना होता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा ये दिया है कि यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट बर्ड फ्लू वायरस। आप मतलब बीच में होता है ना कि बर्ड फ्लू वायरस हो गया, बर्ड फ्लू फैल गया, विच क्रिएट ए स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग्स एंड चिकन कंजप्शन। और उसके कारण क्या होता है, फैल जाता है, कुछ फ्लू फैल जाता है बर्ड्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन हो जाता है और एग्स और चिकन कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, कोई खाना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो किससे इफेक्टेड होता है, वायरल से, वायरल डिजीज हो जाता है। फाइंड आउट मोर अबाउट इट, डिस्कस वेदर द पैनिक रिएक्शन वाज जस्टिफाई, हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस ऑफ सम चिकन्स आर इन्फेक्टेड। इसके बारे में भी बोला है कि हम कैसे बच सकते हैं अगर किसी में ये बर्ड फ्लू फैल चुका है, तो इस चीज़ से इन्फेक्शन को हम लोग कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है उस चीज़ को। मतलब वही है, प्रॉपर हाइजीन वगैरह रख के हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है एनिमल ब्रीडिंग। ये हमारा मेन टॉपिक पे आ गए, जहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल ब्रीडिंग को। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स क्या है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एनिमल ब्रीडिंग एम क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग का एम यहाँ पे देखिए, एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स का यील्ड एनिमल से यील्ड को बढ़ाना, एंड इम्प्रूव्ड एंड डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ प्रोड्यूस, जो उससे ये है उस चीज़ को हम लोग क्या करें, डिज़ायरेबल क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ये हमारा 2 एम होता है एनिमल ब्रीडिंग के अंदर। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वुड बी ब्रीड एनिमल्स, किस टाइप के कैरेक्टर होना चाहिए ब्रीड एनिमल्स के लिए। व्हाट द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिफर विथ द चॉइस ऑफ एनिमल्स, किसके हिसाब से हम लोग चॉइस ऑफ एनिमल्स को चूज करते हैं, ये क्यों डिफरेंस होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। What do we understand by the term breed? ब्रीड से आप क्या समझते हैं। तो ये ब्रीड वाला जो टर्म है, इससे नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में भी आया है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो टर्म है थोड़ा सा स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट वाइज आ सकता है नीट के अंदर, तो ये वाला हाईलाइट कर लेना और इसको लिख लेना है साइड में। देखिए ब्रीड का पूछा जाता है कि ब्रीड का क्या, किसको ब्रीड बोल सकते हैं आप। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होना चाहिए रिलेटेड एंड डिसेंट इन सिमिलर मोस्ट कैरेक्टर, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर उसका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर दो ये है एनिमल्स है, उसको अगर सेम ब्रीड करना है तो उसमें जो है मोस्टली कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और लाइक जनरल अपीयरेंस, कैरेक्टर के अंदर क्या, जनरल अपीयरेंस दिखना सेम चाहिए, फीचर्स सेम होने चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, तब हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, ब्रीड। आर सेड टू बी बिलोंग द सेम ब्रीड।
ये होना चाहिए एक ब्रीड के अंदर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे आगे फिर कुछ दिया है क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब ये अपना ये ह्यूमन केयर में हम लोग जो रेगुलर लाइफ के अंदर इस चीज़ को हम लोग ये करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम कॉमन ब्रीड ऑफ कैटल। कैटल का कुछ कॉमन नेम बताइए कॉमन ब्रीड के, जैसे क्या होता है ये हम लोग ये जर्सी वगैरह होता है, ये हो गया। एंड पोल्ट्री इन द फार्म ऑफ योर एरिया, पोल्ट्री के अंदर कौन कौन सा ब्रीड होता है इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे जैसे ये लेगहॉर्न जो है, लेगहॉर्न ये क्या है, एक पोल्ट्री का ब्रीड है, और जर्सी क्या है, अपना कैटल्स का ब्रीड है। ये एक यहाँ पे दिया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन सा ब्रीड होता है पोल्ट्री का एंड अपना ये कैटल्स का, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, और नहीं तो आप किसी तरह पढ़ के बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज व्हेन ब्रीडिंग बिटवीन टू एनिमल्स। अब यहाँ पे आता है ब्रीडिंग के बारे में इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ये वाला एरिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक पेज का है, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और बहुत बार बनेगा, बनता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ वाला। इससे पहले वाला टॉपिक्स जो था उसमें कुछ कुछ बात याद रखना है, बट एक दो लाइन, जैसे मतलब डिजीज फ्री कंडीशन होना चाहिए, यील्ड ज़्यादा होना चाहिए पोल्ट्री के अंदर भी और उसमें भी, बट यहाँ पे हर एक लाइन से क्वेश्चन पुटअप होता है, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से अंडर मार्क करके इसको साइड में लिख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When breeding is between animals of same breed, it is called inbreeding। अगर दो सेम ब्रीड है उसके बीच में अगर हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। While crosses between different breeding are called outbreeding। लेकिन अगर हम लोग दो अलग ब्रीड को, ये जैसे मतलब एक जर्सी हो गया, एक दूसरा कोई दूसरा ब्रीड हो गया, उस दोनों को अगर हम यहाँ पे क्रॉस ये करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग। लेकिन अगर दो जर्सी को ही मतलब दो जर्सी ब्रीड को क्या करें, एक मेल जर्सी है एक फीमेल जर्सी ब्रीड है, दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग और आउट, ये जो है क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इसका बहुत सारा टाइप है। इन ब्रीडिंग का तो एक ही टाइप है, इन ब्रीडिंग ही है। उसके बाद हम लोग आउट ब्रीडिंग का 3 टाइप्स पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो पहले हम लोग इन ब्रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग रेफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के अंदर होना चाहिए, विद इन द सेम ब्रीड होना चाहिए, और 4 to 6 जनरेशन दोनों में क्लोजली रिलेशन होना चाहिए। ये कुछ बात है इंपॉर्टेंट है इनब्रीडिंग के लिए। क्या है, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक वो ये होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए और सेम ब्रीड होना चाहिए, तभी यहाँ पे इन ब्रीडिंग हो सकता है। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज फॉलोज सुपेरियर, और हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करवाएंगे, तो देखिए, सुपेरियर मेल एंड सुपेरियर फीमेल ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मैच्ड इन पेयर। एक सुपेरियर ये मेल लेंगे सेम ब्रीड का, और सुपेरियर फीमेल लेंगे एक ही ब्रीड का, सेम ब्रीड का, और उसका 4 से 6 जनरेशन क्या होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, और तब हम लोग यहाँ पे ब्रीड करवाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर इवॉल्व्ड एवोल्यूटेड एंड सुपेरियर मेल्स एंड सुपेरियर फीमेल एमंग देम आर फर्दर mating. A superior female in case of cattle is cow and buffalo. सुपीरियर अगर फीमेल की बात करें, अगर कैटल की, तो क्या हो सकता है, बुफेलो दैट प्रोड्यूस। हाँ, इसमें फीमेल्स के अंदर सुपीरियर में फीमेल किसको बोलेंगे, दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर फीमेल। एंड अदर हैंड सुपेरियर मेल किसको बोलेंगे, द बुल विच गिव्स राइज टू सुपेरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज अदर मेल। मतलब वो जो प्रोजेनी देगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सुपेरियर प्रोजेनी होना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा स्पर्म वगैरह होना चाहिए जो उसका प्रोजेनी देगा। तो ये चीज़ उसमें हम लोग देखा जाता है सुपेरियर मेल के अंदर, और सुपेरियर फीमेल के अंदर क्या देखना है, हर लैक्टेशन के अंदर ज़्यादा मिल्क का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, और दिया हुआ है कि ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप्ड बाय मेंडल एज इन चैप्टर 5। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि चैप्टर 5 में जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं उससे आप रिकलेक्ट करिए होमोजाइगस प्योर लाइन को,
और यहाँ पे क्या करना है, ए सिमिलर स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल। और जस्ट लाइक दैट, उसी तरह यहाँ पे सिमिलर स्ट्रेटेजी डेवलप किया जाता है किसको बनाने के लिए, प्योर लाइन कैटल्स के अंदर, जैसे कि विच वाज यूज्ड इन केसेस ऑफ पी, जैसे मेंडल ने पी के अंदर बनाया था प्योर लाइन, उसी तरह यहाँ पे कैटल में भी हम लोग अगर प्योर लाइन बनाएंगे तो वही मेथड को यूज किया जाता है, वही स्ट्रेटेजी को, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। इसलिए इसी प्योर लाइन बनाने के चक्कर में क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाता है इनब्रीडिंग के कारण। दस इनब्रीडिंग एज नेसेसरी इफ़ यू वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स। इसलिए अगर हमको ये करना है कि प्योर लाइन बनाना है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो क्या ज़रूरी होता है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इनब्रीडिंग क्या करेगा, जो हार्मफुल जीन्स होता है इसके अंदर, ये एनिमल्स के अंदर, उस चीज़ को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा हार्मफुल जीन्स को। और क्या करेगा, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, और ये सुपीरियर जीन जो है उसको रखेगा। एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, और एलिमिनेट करेगा लेस जो डिजायरेबल जीन है उस चीज़ को। देयर फॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन इट स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। और इसके कारण हर स्टेप में इंक्रीज होता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाउ एवर कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, अगर आप इन ब्रीडिंग कंटिन्यू कराएंगे किस में, स्पेशली क्लोज रिलेटेड ब्रीडिंग के अंदर, यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी को घटा देता है और प्रोडक्टिविटी को, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह भी घट जाता है। कैसे, हम लोग इन ब्रीडिंग को एकदम क्या करेंगे, कंटिन्यूड करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, एक स्टेज आ जाता है जिसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूड अगर हम लोग इन ब्रीडिंग कराएंगे किसके बीच, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच, तो क्या होगा, रिड्यूस कर देगा फर्टिलिटी को, और क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वेन एवर दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम, अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तब क्या करेंगे, सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि विथ अनरिलेटेड सुपीरियर मेल। अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन क्या करेंगे, उस चीज़ को अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ और सेम ब्रीड के साथ यहाँ पे क्या करें, मैचिंग करवाएं। दिस यूजुअली हेल्प इन रिस्टोर्ड फर्टिलिटी एंड यील्ड, और वो क्या होगा, उससे रिस्टोर होगा यील्ड और प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी का ये रिस्टोरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है सेकेंड, आउट ब्रीडिंग। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कौन कौन सा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। अब हम लोग इन ब्रीडिंग का कंप्लीट हो गया है टॉपिक, अब पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग जैसे है ये आउट ब्रीडिंग के अंदर 3 टॉपिक पढ़ेंगे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउट ब्रीडिंग होता क्या है, आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड, और विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड होना चाहिए, लेकिन अनरिलेटेड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। और ये जो होता है इसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। अगर डिफरेंट ब्रीड के अंदर रहेगा तो क्रॉस ब्रीडिंग, और अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर ये हो रहा है क्रॉस, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आउट क्रॉसिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीड्योर है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। आउट क्रॉसिंग, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड होना चाहिए, यहाँ पे सेम ब्रीड होना चाहिए, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। लेकिन दोनों के अंदर जो है कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, उसके पेडिग्री में कोई दूर तक उसका खानदान सेम नहीं होना चाहिए। कितना जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक, लेकिन सेम ब्रीड होना चाहिए। Thus the offspring of such mating is known as outcross। और यहाँ से जो हम लोग ऑफस्प्रिंग बनेगा उस चीज़ को क्या बोलेंगे, आउटक्रॉस।
इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स। और ये जो होता है बेस्ट ब्रीडिंग मेथड होता है एनिमल्स के लिए, ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल etc। कौन सा एनिमल जिसमें प्रोडक्शन क्या है, बिलो एवरेज है मिल्क प्रोडक्शन, और ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। ए सिंगल, अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट लाइन आता है, ये वाला लाइन कि ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ था इनब्रीडिंग से, उस चीज़ को अगर ख़त्म करना है तो एक बार अगर आउट क्रॉस करवा दिया जाए तो वो क्या करेगा, ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल लिए आर मैचड विथ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड विथ सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। और जो फीमेल रहेगी वो अनदर ब्रीड हो, मतलब ब्रीड सेम नहीं है। क्रॉस बिटवीन अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड, मतलब दोनों ब्रीड के अंदर एक मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटीज होना चाहिए। जैसे एक मेल्स के अंदर क्या है, अगर उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है तो फीमेल्स में क्या होना चाहिए, वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और दोनों में एक क्या हो गया, डिजायरेबल क्वालिटीज है। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रीड को हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस करवा देंगे। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स, और ये जो प्रोजेनी होगा वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड एनिमल्स में बी देमसेल्फ यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन, और इस चीज़ को जो हाइब्रिड होगा इस चीज़ का यूज हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breed that may be superior to the existing breed। और इसके थ्रू सुपेरियर जो एग्जिस्टिंग ब्रीड है उससे भी ज़्यादा कभी कभी जो हाइब्रिड होता है वो उससे भी ज़्यादा सुपेरियर हो जाता है जो पहले से ब्रीड है उससे। मैनी न्यू एनिमल्स ब्रीड हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच, इस अप्रोच के द्वारा बहुत सारा न्यू ब्रीड को ये डेवलप्ड किया जा चुका है। जैसे ये इंपॉर्टेंट एक ब्रीड है हिजारडेल इज न्यू ब्रीड ऑफ सीप का एक न्यू ब्रीड है हिजारडेल। ये किसके क्रॉस से बनाया गया था, डेवलप्ड इन पंजाब, ये पंजाब में बनाया गया बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बीकानेरी इवेस एंड मेराइनो रैम्स और बीकानेरी इवेस क्या है, सीप का अलग अलग ब्रीड है, दोनों को क्रॉस करवाया कहाँ पे, पंजाब में। और क्या बना जो न्यू ब्रीड बना वो हिजारडेल नाम रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तीसरा बताने जा रहे हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ तो स्पीसीज ही अलग है, हम लोग वहाँ ब्रीड अलग था, अब क्या हो रहा है स्पीसीज अलग है, आर मेटेड। इन सम केसेस द प्रोजेनी में बी कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट, किसी किसी केस में क्या होगा, जो दो अलग अलग स्पीसीज है दोनों का अलग अलग जो ये है फीचर्स है वो क्या हो जाएगा, साथ में आ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। और इस चीज़ को हम लोग किस लिए यूज करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। जैसे एग्जाम्पल म्यूल जो है हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है। डू यू नो व्हाट वाज द क्रॉस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ म्यूल, क्या आप जानते हैं कौन सा प्रोडक्शन से ये म्यूल का बना है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मतलब टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जो एक एक्सपेरिमेंट होता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, इसको किसके द्वारा करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या करते हैं, देखिए द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल से क्या करेंगे, सीमेन को कलेक्ट कर लेंगे, इज चूजन एज ए पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेलेक्टिव फीमेल बाय ब्रीडर्स। और ब्रीडर्स के द्वारा क्या करेंगे, जब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को कलेक्ट कर लेंगे मेल से, मेल जो यहाँ पे बुल होगा उससे कलेक्ट कर लेंगे और इस चीज़ को इंजेक्ट कहाँ पे कर देंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल के अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। द सीमेन में बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट लेट डेट। और जो सीमेन हम लोग कलेक्ट किए हैं ये मेल से बुल से, उसको तुरंत हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फ्रोजन मतलब इसको
कम टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर रख सकते हैं, क्योंकि आगे इसको यूज करना है। इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड, मतलब जहाँ पे फीमेल है वहाँ तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको ये सीमेन को कैसे ले जाना पड़ेगा, फ्रोजन फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे रख के। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग इज कैरिड, और इस तरह से हम डिजायरेबल मेटिंग करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। नॉर्मल मेटिंग जो होता है उसका बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ से हम लोग बचा जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट सम ऑफ देम, क्या ये सब सारा प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मतलब मेल्स अगर कोई अलग स्टेट में है या कहीं अलग मतलब डिस्टेंस में, बहुत दूर के डिस्टेंस में अगर मेल है और फीमेल जो है ये काव है दूसरे जगह पे बहुत ज़्यादा दूर पे, तो अब हम लोग को मैटिंग करवाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेन निकाल लेंगे कहाँ से, मेल वाला बुल से, और उस चीज़ को अलग जगह पे डिस्टेंस में जो काव है उस जगह पे ले जाएंगे फ्रोजन फॉर्म में, और यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे इंजेक्शन के द्वारा, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा जब मतलब डिस्टेंस में रहेगा, तो अलग अलग जगह है तो हो नहीं पा रहा है ब्रीडिंग, तो ये सारा कुछ ये हम लोग मेथड से क्या कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है Often the success rate of cross mature male and female animal is fairly low even through artificial insemination carried out। या artificial insemination से जो ये रेट होता है इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। टू इम्प्रूव्ड चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, ये जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाइब्रिड का बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट इज ऑफ अदर मीन्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वन ऑफ द सच प्रोग्राम